Hello everyone, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, in this lecture हम कर रहे हैं कॉग्निशन एंड लर्निंग। तो यहाँ पर हम परसेप्शन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, इंपॉर्टेंस और परसेप्चुअल प्रोसेस। आई होप आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। यहाँ पर आप बुक्स भी ले सकते हैं, यहाँ से लेक्चर्स लेने के बाद प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं एंड ऑल्सो आप बुक से इन डिटेल इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अदर टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप मी, जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। इसके पहले हमने परसेप्शन की जो पूरी एक प्रोसेस है उसको हमने जाना था कि परसेप्शन क्या होता है। तो हमने परसेप्शन को के बारे में जाना था, जिसको हमने अनुभूति बोला कि किसी भी टॉपिक या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर दो लोगों के अपने अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं। मतलब उनका अलग अलग आइडिया हो सकता है उस चीज़ को लेकर, वो क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो उनके अलग अलग परसेप्शन होता है। ठीक है, तो उसको ही हम कहते हैं कि आपका क्या परसेप्शन है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो इसको अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्चुअल एबिलिटीज। टू पीपल में परसीव द सेम स्टिमुलस डिफरेंटली। दीज फैक्टर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ये देख सकते हैं हम कि हमने पहले भी बात करी कि दो लोगों के कॉन्सेप्ट, दो लोगों के आइडियाज़ किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर इक्वल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो किसी भी एक चीज़ को लेकर अलग अलग उनके व्यूज़ हों, अलग अलग उनका परसेप्शन हो। ठीक है, तो जो एक सेम स्टिमुलस अपने एनवायरनमेंट में आप पर काम कर रही है और जो दो लोग हैं और उस पर वो सेम अगर स्टिमुलस काम कर रहा है, तो हो सकता है कि उन दोनों के आइडियाज़ उस स्टिमुलस को लेकर अलग अलग हों। अब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि परसेप्चुअल लर्निंग। अब जैसे क्या है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है हम डेली इससे कनेक्टेड रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारा ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, हमको एनर्जाइज करती हैं कि हम उस जो चीज़, जो एक्शन हमारे आसपास हो रहा है, हम उस पर ध्यान दें, उसको समझें और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो ये होती है परसेप्चुअल लर्निंग। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है और जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस करा होता है उसके हिसाब से ही हम ज़्यादा अच्छे से परसीव कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। अगर हम अवेयर नहीं हैं उस एक्शन के बारे में, वो एक्शन नया नया है हमारे लिए, तो हम उसको बेहतर तरीके से परसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ में स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, क्या चाहे वो आर्ट्स को लेकर हो, चाहे हम किसी गेम्स को लेकर हो, ठीक है, चाहे हम स्पोर्ट्स में अच्छे हों या आर्ट्स में अच्छे हों या हम पढ़ने में अच्छे हों, तो क्या है कि हम उस पर धीमे धीमे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्रेन होते जा रहे हैं उसमें, तो क्या है, हमारी लर्निंग क्या है, बहुत बेहतर हो गई है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम वो चीज़ करेंगे तो हम वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे उनके कंपैरिजन में जिन्हें ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बेहतर ट्रेंड हैं। हमारा परसेप्शन उस चीज़ को लेके बहुत बिल्ड अप है और दूसरों के लोगों का नहीं है। और विद टाइम यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो हमारा बढ़ता है और हम उस चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं और उस पर जो हमारी परसेप्चुअल स्किल्स हैं वो काम कर पाती हैं। तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर फॉर सच परसेप्चुअल स्किल्स। और जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि जो जैसे ब्लाइंड पीपल है, ठीक है, अब वो देख नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे समझ पाते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पहले ऑब्जर्व करी होती है। वो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कैसे पहचान पाते हैं, उनकी आवाज़ से, उनकी साउंड से, उनके टच से। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि कभी ना कभी वो टच उनको पहले भी फील हुआ है, तो उन्होंने उस चीज़, उस टच का उनको एक परसेप्शन बना। ठीक है, तो इस वजह से वो उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं। तो ये हुआ परसेप्चुअल लर्निंग। सेकेंड इज मेंटल सेट। तो यहाँ पर जो मेंटल सेट है वो क्या रेफ़र करता है कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने के लिए रेडी हैं, कितना ज़्यादा हम उनको समझने के लिए रेडी हैं, हमारे जो इंटेंशंस हैं, या फिर हम कितने प्रिपेयर हैं किसी भी नई चीज़ को जानने और समझने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम अटेंटिव नहीं है, यहाँ पर जो एक अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन वाली बात है कि अगर कोई चीज़ आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, और अगर आप अटेंटिव ही नहीं है तो आप उस चीज़ को देखेंगे ही नहीं, उस चीज़ को आप निगलेक्ट कर देंगे और फिर उसके बारे में आपका कोई परसेप्शन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो आप अवेयर नहीं है कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। तो एक होता है हमारा यही मेंटल सेट कि हम कितने प्रिपेयर हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा नई ही रह जाएगी। हम उसको कभी एक एक्सपीरियंस हम उसका ले ही नहीं पाएंगे। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं तो हमें परसेप्शन उसका बनेगा ही नहीं।
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि हम अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पहले हमने जो ट्रेन का एक हॉर्न है वो हमारे लिए सिग्नल होता है कि ट्रेन आ रही है, और उसके हॉर्न से ही हम समझ जाते हैं कि येस ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव। तो चाहे जितना भी डिस्टर्बेंस हो, कितनी भी नॉइज़ हो आपके वहाँ आसपास आपके प्लेटफॉर्म पे, आप उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लेंगे कि येस हमें हॉर्न की आवाज़ आ रही है और अब ट्रेन आने वाली है, उसका अराइवल अभी होने वाला है। वो हॉर्न उस चीज़ का इंडिकेशन है, वो हॉर्न आपके दिमाग का एक परसेप्शन है पहले से बना हुआ कि येस जब हॉर्न बज रहा है तो इसका मतलब ट्रेन आने वाली है। तो ये क्या है, ये एक परसेप्शन है आपका, कैसे पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विच इज़ मोटिव्स एंड नीड्स। अब यहाँ पर मोटिव्स और नीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब हमारी किसी भी चीज़ को लेकर नीड है, हमारा उसके लिए कुछ मोटिव है, हम तब उस पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और हम बाध्य होते हैं कि हम बिल्कुल उस पर काम करें और उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। क्यों हमारी नीड है इस वक्त, ठीक है, जो हमारी नीड है, तो हम ज़्यादा एक केपेबल होंगे उस चीज़ पर रिएक्ट करने के लिए, उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप भूखे हैं, ठीक है, आपको भूख लग रही है, तो यहाँ पर ये जो आपकी भूख है ये आपको मोटिवेट करेगी, ये आपकी अभी नीड है, और आपका ध्यान किस तरफ रहेगा कि आपको कुछ खाने को मिल जाए। आपके कुछ फूड आइटम्स या कुछ अदर आर्टिकल्स हैं जो आपके आसपास हैं, इस वक्त आपको ज़्यादा एक जो स्मेल है खाने की वो ज़्यादा आप उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि आपकी नीड है और उसको आप अच्छे से परसीव कर पाएंगे। हिज अटेंशन कैन नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर थिंग अंटिल हिज मोटिव इज सेटिस्फाइड। तो जब तक किसी और चीज़ का परसेप्शन नहीं बनेगा, जब तक आपकी कोई मोटिव और नीड है उस वक्त की वो पूरी ना हो जाए, तब तक आपका ध्यान कोई दूसरी चीज़ केंद्रित नहीं कर सकती। जैसे कि आप भूखे हैं, तो इस वक्त आपको ये लग रहा है कि आपकी नीड है, आपका मोटिव है, आपको इस वक्त अपनी भूख मिटानी है, आपको खाना चाहिए। फिर अगर कुछ अदर चीज़ आपके एनवायरनमेंट में हो रही हो तो वो आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त आप किसी और चीज़ को लेकर आपकी नीड है और आप उसको भी पूरा करना चाहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो परसेप्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव स्टाइल्स। कॉग्निटिव स्टाइल्स का मतलब क्या है, हमारी सोचने, हमारी समझने की शक्ति, ठीक है। कॉग्निशन सीधे हमारे ब्रेन से हमारे सोचने की जो एक क्षमता है उससे कनेक्ट करता है। तो आपको पता है कि हम सब लोग अलग हैं, अपनी अपनी हमारी थिंकिंग होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, उसी सिचुएशन को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही कंफर्टेबल होके सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वही एकदम सेम सिचुएशन पर वो हो सकता है कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाएं, हो सकता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल ही ना कर पाएँ, ठीक है, अनकंट्रोलेबल हो जाए वो सिचुएशन। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर कॉग्निटिव स्टाइल्स भी हमारे जो हैं वो यहाँ पर इफेक्ट किस तरह से करते हैं कि अगर कोई चीज़ आसपास हमारे हो रही है तो उस पर हम किस तरह से हमारा रिएक्शन है। हो सकता है कि वो उस पर हम बहुत एग्रेसिवली काम कर जाएं, ठीक है, तो वो हो सकता है हमको याद ही ना रहे, या फिर उस चीज़ को हम बहुत पीसफुली भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें फिर वो चीज़ याद रह जाए, वो हमारी कुछ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस में काम आए। तो ये बात होती है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से सोचता है, तो उसके सोचने पर भी परसेप्शन पर इफेक्ट पड़ता है कि वो आसपास के अपने एक्शंस को, स्टिमुलस को, उस पर किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और कितना उसको वो चीज़ याद रह रही है। तो दिस इज़ अबाउट कॉग्निटिव स्टाइल्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं बुक्स। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर की बुक्स आप देख सकते हैं, इंग्लिश में चारों ही जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं इसको। व्हाट्सएप पर एक नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप मैसेज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं। एंड ऑल्सो हिंदी में भी आपको ये सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। प्लस कॉग्निशन एंड लर्निंग के लिए भी आप ले सकते हैं, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं एंड पढ़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो पहला है कि इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अब वो कैसे कि एक परसेप्शन मतलब हमारी सोच, कहीं ना कहीं सोच से कनेक्ट करते हैं हम इसको, कॉग्निशन से कनेक्ट करते हैं। और कॉग्निशन किस हिसाब से होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं।
कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वही सेम सिचुएशंस को हर वक्त नेगेटिवली लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताता है कि पर्सनैलिटी किस हिसाब से, किस इंसान का कैसी पर्सनैलिटी है, वो परसेप्शन भी बताता है। क्योंकि पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क किस तरह से, कि हम किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, जो आसपास का एनवायरनमेंट हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, टोटली हम डेली हर वक्त एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हैं और हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो वो हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि हर सिचुएशन पे हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज परसेप्शन इज सेंट्रल इन इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि हम बिल्कुल परसेप्शन से ही जुड़े हैं हर वक्त, कि हम अपने आसपास की वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है कि हम आसपास की चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं क्या है, उस पर हमें रिस्पॉन्ड करना और उसका क्या इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ रहा है, दिस इज़ व्हाट इज़ परसेप्शन। तो हम इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ नहीं पाते, इसलिए हम अननोन रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ने के बाद देखेंगे तो बिल्कुल आप इसी चीज़ से कनेक्ट हैं, ये चीज़ पूरी हावी है हमारे ऊपर और हम इस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम चीज़ों को देख रहे हैं अपने आसपास, उनको समझ रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ आवर बिहेवियर बिकॉज वी एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी सी। बिल्कुल, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जैसा कि हम पूरे टाइम बात करते आ रहे हैं इस बारे में कि जो हम आसपास अपने देख रहे हैं उस पर हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो हमारा पर्सनालिटी बता रहा है। उस तरह से हम आसपास की अपनी दुनिया से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जो हम देखते हैं हमारा बिहेवियर भी किस तरह से है ये हमें बताता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल, कैसे हम अपने चीज़ों पर, अपनी जो थिंकिंग है उस पर कंट्रोल करें, या फिर हमारा जो बिहेवियर है उस पर हमें किस तरह से काम करना है। और दूसरे लोग कैसे जान पाते हैं हमारा बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत ख़राब है, या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता, या किसी को बहुत अच्छे से बोलना आता है, कि हम इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बात करने के तरीके से। तो वो कैसे पता चला? परसेप्शन के थ्रू। क्यों? कभी एक कोई वार्तालाप हुई है आपकी, आपने उनसे बात करी, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एनवायरनमेंट था उस वक्त के, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, कोई अगला बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो वो क्या है, स्टिमुलस की तरह आप पर काम कर रहा है। ठीक है, अब आप उस सिचुएशन पे उसको कामली रिस्पॉन्स कर रहे हैं या एग्रेसिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो आपका बिहेवियर बताएगा। तो दिस इज़ हाउ आप अपना बिहेवियर के और अपनी पर्सनैलिटी इसी तरह से डेवलप करते हैं। बिकॉज पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ वॉट रियलिटी इज, नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि जो लोगों का बिहेवियर है वो परसेप्शन के थ्रू ही पता चलता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है, वही उनकी रियलिटी है। ठीक है, कि किस तरह से वो पर्टिकुलर चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं और उस समय उस कॉन्सेप्ट पर वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, कितनी कामली और कितनी एग्रेसिवली वो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज परसेप्चुअल प्रोसेस। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो परसेप्शन की ये प्रोसेस है, ठीक है, सोचना, किसी भी चीज़ को देखना, हमारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़, फिर सेंसेशंस के थ्रू जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन होता है स्टिमुलस का, उसके बाद परसेप्शन निकल कर आता है। तो उसकी ही ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम देखते हैं। पहला है रिसीविंग। रिसीविंग इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ perception. It is the initial stage in which a person collects all information and receive the information through the sense organ. तो रिसीविंग इसकी सबसे पहली प्रक्रिया है जिसमें हमने कुछ चीज़ देखी और अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को अंदर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू ही सबसे बेसिक इनिशियल स्टेप वही हैं। कोई भी चीज़ हम पहले कैसे देख पा रहे हैं, या फिर कोई साउंड आ रहा है तो हम सुनेंगे, पहले कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम आइज़ के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला है कि हम किसी भी चीज़ को देखकर अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को पहले हमने रिसीव किया। अब बात है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन इज द सेकेंड स्टेज हो गई। हियर अ पर्सन डजंट रिसीव द डेटा रैंडमली बट सिलेक्टिवली। अ पर्सन सिलेक्ट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ऑल इन अकॉर्डिंग्स विद हिज इंटरेस्ट और नीड्स। द सिलेक्शन ऑफ द डेटा इज डोमिनेटेड बाय वेरियस एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। तो यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस है कि हमने पहले कोई चीज़ देखी, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, अब उसको हम सिलेक्ट करें। सिलेक्ट का मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन को हम लेने में इंटरेस्टेड हैं या उस इन्फॉर्मेशन को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आता है अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमारा अटेंशन है उस बात पर तो हम उसको ज़रूर समझेंगे
और अगर हमारा अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो हम उस बात को निगलेक्ट ही कर देंगे। तो ये परसेप्शन की प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाएगी सेकेंड स्टेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? उस चीज़ की इंटेंसिटी, साइज, कॉन्ट्रास्ट, मूवमेंट, रिपीटेशन, फैमिलैरिटी, नोवेलिटी। तो ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो हो सकता है आपको बार बार आपसे टकरा है वो चीज़, वो स्टिमुलस, वो एनवायरनमेंट, वो एक्शन जो आसपास हो रहा है। कोई अगर लड़ाई कर रहा है तो वो साउंड आपके कान में बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। एक बार आपने निगलेक्ट किया, 2 बार किया, आप तीसरी बार आप जाकर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इस तरह से ये एक फैक्टर है। और इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हमारा लर्निंग में हम कितने आगे हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा हम क्यूरियस हैं उस बात को जानने में, हमारा बैकग्राउंड क्या, हमारा एक्सपीरियंस क्या उस चीज़ को लेकर, हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर। तो इस तरह से सिलेक्शन की प्रोसीजर होती है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। पहले हमने इन्फॉर्मेशन ली, अब हम उस इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें इंटरेस्ट कर रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि पहले तो हमने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे न्यूरल पाथवेज हैं उसके थ्रू जब ब्रेन तक हमारी चीज़ें गई, अब वहाँ पर चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन बाहर से डेटा जो रिसीव किया है उसको हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या, ठीक है। जैसे हमें कोई साउंड सुनाई दिया किसी की लड़ाई झगड़े फाइटिंग का, अब हमने उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को जाना, हम उसको इन्फॉर्मेशन जो डेटा हमने रिसीव किया उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले हमें साउंड आई, अब पता चला कि यस कुछ ऐसी लोगों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ फाइटिंग हो रही है आई गेस। तो ये आपने डेटा है उसको ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर ये जो ग्रुपिंग है, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, हम परसेप्चुअल आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। इसको आप अभी इतना ही समझिए कि उसके बाद हम चीज़ों को करते हैं ऑर्गेनाइज, देन फाइनली होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फाइनली वी हैव द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग विच मीन्स फॉर्मिंग एन आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड और इंटरेस्ट। तो अब हमारा कितना उस चीज़ पर इंटरेस्ट आए तो अब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं कि एग्जैक्टली जो इन्वायरमेंट है, जो स्टिमुलस हमारे ऊपर काम कर रहा है वो है क्या चीज़ और वो हो क्या रहा है। जो प्रॉपर जो एक्शन है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो प्रॉपरली जो ये एक्शन हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स द इंफॉर्मेशन वी हैव सेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज इज फाइनली गिविंग अ मीनिंग बाय टर्निंग इट इनटू समथिंग दैट कैन बी कैटेगराइज्ड। इट इंक्लूड्स स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है अब इंटरप्रिटेशन वो चीज़ हो गई फाइनली जब हमने उसको सेंस कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया डेटा को। अब हम अब हम समझ रहे हैं उस चीज़ की एक होलसम मीनिंग निकल के आ रही है कि फाइनली हो क्या रहा है। जब हम समझेंगे कि यस अभी फाइटिंग चल रही है, और ये हम कैसे समझे, प्रीवियसली हमारे जो एक्सपीरियंस उसके बेसिस पर, इसके पहले भी हमने कभी सुना होगा किसी को फाइटिंग मतलब लड़ते हुए या झगड़ते हुए, तो हम समझ पा रहे हैं अच्छा कि ये फाइटिंग हो रही है। अगर कोई नया बच्चा है उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है तो वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से पूछता है कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, ठीक है, क्योंकि उसने ये पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है ये जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर ये जो एक्शंस हमारे इन्वायरमेंट में चल रहे होते। तो फाइनली इंटरप्रेट किया तो क्या हुआ, स्टिमुलस जो हावी हमारे पर, जो हमारे उत्तेजित करता है, हमें एनर्जाइज करता है, उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो क्या होता है फाइनली परसेप्शन की प्रोसेस होती है, हम उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं और अपने दिमाग में बिठा पाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गाइज। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की बुक्स हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ऑल्सो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर चारों साल की बुक्स आपको मिल जाएंगी। ऑप्शनल्स में कुछ बुक अवेलेबल नहीं है थर्ड ईयर में, और जो भी हैं आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑन 7055248478 पर, और आप ईमेल भी कर सकते हैं blednotes@gmail.com पर। अगर आप ऑनलाइन रीडिंग करना पसंद करते हैं तो आप ई बुक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो आप ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ऑल्सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए BLED का तो आप BLED.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आपको सारे ही अपडेट्स मिलते रहें, एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट जितने भी ये वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएँ टाइम टू टाइम। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू लाइक द चैनल। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।